Hello everyone, myself Ashish Umarkar, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to the course Strength of Material, a subject in third semester Diploma in Mechanical Engineering. These are the various course outcomes we have to achieve after completion of this course, among which estimate simple stresses in machine component is the one we are focusing in our second unit, that is simple stress and strain. So after watching this video, you are able to explain concept of Hooke's law, Young's modulus, and stress strain graph of ductile and brittle material, and also you are able to solve numericals on deformation, stress and strain. Let's have overview of last lecture where we have studied load, stress and strain. लोड इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लोड एंड इनडायरेक्ट लोड. डायरेक्ट लोड जो होते हैं जिसमें लोड जो है एक्सिस पे काम करते हैं. सपोज ये एक मेंबर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये एक्सिस है जो सेंटर में है और ये फोर्स काम कर रहा है एक्सिस पे, तो ये डायरेक्ट लोड हो गया. ये फोर्स के एरोज आप लोग देख रहे हो बाहर की दिशा में जा रहे हैं, अवे फ्रॉम सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल लोड. और अगर ये फोर्स अंदर की साइड में आता है टूवर्ड सेंटर तो वो कहलाता है कॉम्प्रेसिव लोड. और आप लोग देख रहे हो तीनों डायग्राम्स में फोर्स जो है ये एक्सिस के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लोड. ओके, लाइकलीवाइज स्ट्रेस में भी आता है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस. तो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है वो होते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस और रिमेनिंग ऑल आर इनडायरेक्ट स्ट्रेस. देन स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है लैटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन. तो लैटरल और लीनियर क्या होता है देखिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो आप लोग देखो कि ये लाइन ऑफ एक्शन जो है जिसमें फोर्स काम करता है, जो लाइन में काम करता है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है. उसको डायमीटर जो है वो परपेंडिकुलर है और लेंथ जो है वो पैरेलल है. तो लेंथ पैरेलल है तो लेंथ हो जाता है लीनियर और डायमेंशन, और डायमीटर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब हो जाता है लैटरल डायमेंशन. तो लैटरल डायमेंशन से आता है लैटरल स्ट्रेन, लीनियर डायमेंशन से आता है लीनियर स्ट्रेन. ओके, सो दिस इज ए टास्क आई हैव गिवन यू इन लास्ट लेक्चर. सो आप लोगों को हर एक चीज का मैंने यहाँ पर बताया, किसमें कॉम्प्रेशन आता है, किसमें टेंशन आता है. सी का मतलब है कॉम्प्रेशन, टी फॉर टेंशन. तो आप लोग देखिए, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कॉल कीजिए. लेट्स सी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल. एवरी मटेरियल शोज इलास्टिसिटी. तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं. आपको एक रबर बैंड लेना है, उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर खींचना है. धीरे धीरे आप लोगों को खींचना है उसको. जैसे आप लोग धीरे धीरे उसको खींचेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है. पहला, एक तो रबर बैंड का कुछ ओरिजिनल लेंथ रहा होगा. फिर आप लोग जैसे जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ाते जा रहे हो वो एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, चेंज इन लेंथ आ रहा है उसके अंदर. इसको हम लोग चेंज इन लेंथ बोलते हैं या डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन बोलते हैं. फिर धीरे धीरे जैसे ही आप लोग लोड बढ़ाते ही जा रहे हैं तो एक समय आएगा वो टूट जाएगा. तो टूटने के पहले वो आपको क्या कर रहा है कि टूटने से अपने आप को बचा रहा है, आपके दोनों हाथों को नजदीक खींच रहा है. तो हम लोग बोलेंगे वो स्ट्रेस जनरेट कर रहा है. तो स्ट्रेस जो वो जनरेट कर रहा है, एक लिमिट आएगा जब वो स्ट्रेस जनरेट नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा. तो इससे हमारे कुछ कंफ्यूजन निकलते हैं, जैसे कि इलास्टिक, एवरी इलास्टिक मटेरियल बिहेव्स लाइक दिस व्हेन लोडेड. जब भी लोड आता है मटेरियल के ऊपर वो इसी प्रकार से शो करता है. और रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड शेप इफ लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट. अगर आप लोग एक लिमिट के अंदर उसका लोड निकाल देते हो तो वापस अपने शेप में आ जाता है. रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, लोड निकाल देते हो तो वो लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग दिस. Elasticity, property of material by virtue of which it regain its original shape and size after removal of external force. जब आप लोग कोई मटेरियल के ऊपर का फोर्स निकाल देते हो तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. तो इसको हम लोग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो जैसा रबर का लोड आप लोगों ने अगर निकाल दिया रहता तो वापस अपने शेप में आ गया रहता वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रबर शोज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी. तो वो जो लिमिट है जिसके अंदर आप लोग उसको खींच के छोड़ दे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट. और वो लिमिट के बाहर क्या हो जाएगा, मटेरियल वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा या प्लास्टिसिटी में चला जाएगा. प्लास्टिसिटी यानी वो वापस अपना शेप कभी ले नहीं पाएगा. देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस यानी क्या होता है देखिए, आप एक अपना 3 रुपए वाला पेन होता है उसको बेंड करके देखिए, वो जब बेंड होगा तो आप लोग देख पाओगे वो बेंड हो रहा है. अगर आप लोग एक लिमिट के अंदर बेंड करके उसको छोड़ दोगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा. लिमिट के बाहर यानी इलास्टिक लिमिट के बाहर आप लोग उसको बेंड करोगे तो वो परमानेंट बेंड हो जाएगा, वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगा. ओके, और वही आप लोग कोई चौक को लेके उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे
तो चौक जो है वो टूट जाएगा, वो बेंड होते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज द चौक मटेरियल इज ब्रिटल इन नेचर, वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है। तो ऐसे और भी मटेरियल है जो ब्रिटल होते हैं, कास्ट आयरन और ग्लास। तो ये मटेरियल जो है फेल होते हैं विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, किसी प्रकार का चेंज इन लेंथ हमको नहीं दिखाते हैं वो, या डिफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं। Hooke's law is the very important law in strength of material. The law states that stress and strain are directly proportional within elastic limit. Elastic limit के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों साथ में बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा, स्ट्रेन और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये स्ट्रेन। सो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाएगा तो वहां पर आ जाएगा इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी निकल गया है, तो वहां पर एक कांस्टेंट वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कांस्टेंट जो है यंग्स मॉडुलस है, ये हमको नेक्स्ट स्लाइड में देखना है। हुक्स लॉ जो है ऑलमोस्ट सभी मटेरियल के लिए वैलिड है, बट कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सी यंग्स मॉडुलस, कैपिटल ई से इसको डिनोट किया जाता है। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं और इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये मटेरियल का स्टीफनेस प्रॉपर्टी हमको शो करता है। तो स्टीफनेस क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो और दूसरा ये हुक्स लॉ हमारे पास है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन को आप लोग अगर दूसरे साइड में लेके जाओगे तो आपको यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू मिल जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस जो है ये हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप भी शो करता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर ई जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस एंटिटी है। और स्ट्रेस जो है इसका डायमेंशन होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट है, तो वही सेम यूनिट हो जाता है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का, या यंग्स मॉडल्स का हम लोग बोलेंगे। देन एक्चुअल डिफॉर्मेशन जिसको डेल्टा एल बोला जाता है, इसको हम लोग एक्सटेंशन भी बोलते हैं, रिडक्शन भी बोलते हैं, इनलार्ज भी बोलते हैं, चेंज इन लेंथ भी बोलते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, स्ट्रेच भी बोलते हैं। तो हमको हुक्स लॉ पता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडल्स इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया लोड अपॉन एरिया। और ई जो है स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन एल। और यहाँ पर हमको डेल्टा एल का फॉर्मूला निकालना है, तो उसको हम लोगों ने एक साइड में ले लिया और बाकी सारी चीजें दूसरी साइड में आ जाएगा। तो ये जो ई जो ऊपर था न्यूमरेटर में वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और एल जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई, वेयर पी इज लोड, एल इज लेंथ, ए इज एरिया, या एंड कैपिटल ई इज मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। Let's have a numerical on this. So this is a numerical. Pause the video and identify the data given in this problem. So this is the data. सबसे पहले हमको उसने दिया है 500 mm लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, L इज इक्वल टू 500 mm। देन उसने बोला है 20 mm बाई 20 mm इन सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है एरिया, तो एरिया होता है A इज इक्वल टू 20 mm बाई 20 mm, 20 इंटू 20 हो गया 400, mm इंटू mm हो गया mm स्क्वायर। देन उसने बोला है सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 300 किलो न्यूटन। एक्सियल पुल का मतलब होता है टेंशन, टेंसाइल लोड, तो P इज इक्वल टू आ गया 300 किलो न्यूटन। किलो का मतलब है 10⁻3, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, किलो का मतलब है, और न्यूटन जैसे का वैसा। उसके आगे उसने दिया है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का ही मतलब होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो उसको मैंने जैसे का वैसा लिखकर आगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर करवा दिया मेगा पास्कल का। तो डोंट कंफ्यूज विथ मेगा पास्कल, वो सेम ही चीज है। और हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। स्ट्रेस होता है अपना सिग्मा जो है P अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया, लोड अपना 300 इंटू 10⁻3 है और एरिया है 400, तो इसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाल दिया 750 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यूनिट है स्ट्रेस का। देन नेक्स्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है स्मॉल ई जो है डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल जो है हमको यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर दिया नहीं है, पर उसने पूछा है, जिसको हम लोग इलोंगेशन बोलते हैं डेल्टा एल, तो हम लोग पहले उसको निकाल देते हैं। उसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था पी एल अपॉन ए ई, पी यानी लोड है जो कि 300 इंटू 10⁻3 है, और एल यानी लेंथ है 500, और ए है एरिया है 400 इंटू ई है 2 इंटू 10⁻5। इसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.875 mm निकाल दिया। mm इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एल, एल यानी लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होता है mm। तो ये डेल्टा एल का वैल्यू आप लोग पुट करवा दो स्ट्रेन के अंदर, तो ये हो जाएगा 1.875 डिवाइडेड बाय 500, और ये आपका स्ट्रेन आ गया 3.75 इंटू 10⁻3। दिस स्ट्रेन हैव नो यूनिट, रिमेंबर।
जब हम लोग मटेरियल के ऊपर लोड देते हैं तो वो उसका लेंथ चेंज होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये मटेरियल जो इनका लेंथ चेंज होता है उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोल सकते हैं, या ऐसे मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं। तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसका मतलब होता है द मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दीज आर दी डक्टाइल मटेरियल्स। उनका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। आप लोग देखिए मटेरियल के ऊपर जैसे आप लोग लोड देते हैं, ये टेंशन यहाँ पर दिखाया गया है। मटेरियल जो है सेंटर में इस प्रकार से एरिया कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक फॉर्म हो रहा है, गर्दन जैसा एरिया यहाँ पर आ रहा है, तो नेक फॉर्मेशन हम लोग इसको बोलेंगे। धीरे धीरे आप लोग लोड बढ़ाते ही जा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को स्मॉल कैविटीज वहां पर फॉर्म हो जाएंगी। ये स्मॉल कैविटीज एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाएंगी और ये बड़ी लार्ज कैविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो लार्ज कैविटी में कन्वर्ट होने के बाद एक समय ऐसे आएगा कि वो मटेरियल टूट जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। टूटते समय ये दो हिस्सों में कप एंड कोन अरेंजमेंट में बट जाता है। डक्टाइल मटेरियल शो करता है कप एंड कोन अरेंजमेंट, एक साइड में आ गया कप और एक साइड में आ गया कोन। दिस इज द फेल्यूर पैटर्न ऑफ डक्टाइल मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल हम लोग बोलेंगे। तो ये मटेरियल जब टूटते हैं तो देखिए ये क्या पाथ फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। स्ट्रेस हम लोगों ने ले लिया है y एक्सिस पे और स्ट्रेन हम लोगों ने ले लिया x एक्सिस पे। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है कुछ लिमिट तक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो साथ में बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तो पॉइंट ए जो है उसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, या इसको इलास्टिक लिमिट भी बोला जाता है। जिसके बाहर जाने के बाद ये स्ट्रेट लाइन जो है थोड़ी सी कर्वी हो गई है और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर नीचे आता है। तो ये जो अपर पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और सी जो है लोअर यील्ड पॉइंट कहलाता है। तो ये बी और सी जो है ये रीजन कहलाता है यील्ड रीजन, जहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, मटेरियल थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये ग्राफ और आगे ऊपर बढ़ते जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एक हाईएस्ट पॉइंट आता है। ये हाईएस्ट पॉइंट जो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहलाता है। पॉइंट डी जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट या मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट पे आने के बाद ये इस प्रकार से नेक फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर इस प्रकार से ये ग्राफ जो है नीचे उतरने लग जाता है। स्ट्रेस जो है कम कम होते होते एक समय आएगा कि मटेरियल टूट जाएगा। तो लास्ट पॉइंट जो है फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट हमारे ग्राफ के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। पहला ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये कर्व भी हो गया थोड़ा सा, और ये हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, दिस आर द फेल्योर पैटर्न्स ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। मटेरियल जो डिफॉर्म नहीं होते फेल्योर के पहले उनको हम लोग डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। तो कास्ट आयरन, ग्लास और कंक्रीट कुछ ऐसे मटेरियल के नाम है जो इसी प्रकार का नेक फॉर्मेशन नहीं दिखाते, वो टूट जाते हैं डायरेक्टली। तो ये देखो ये डक्टाइल मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसमें कप एंड कोन आपको दिखेगा, आपको शेप चेंज हुआ हुआ दिखेगा। और ये ब्रिटल मटेरियल है जो किसी भी प्रकार का शेप चेंज ना होते हुए टूट गया है, जैसा क्या वैसा ही था और जगह पर ही टूट गया है वो क्रैक होके। तो ये ब्रिटल मटेरियल है। तो ब्रिटल मटेरियल के अंदर ग्राफ के अंदर कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं आते। देखिए डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो आप लोगों ने ये बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे डक्टाइल मटेरियल के अंदर, पर ब्रिटल मटेरियल के अंदर ये पॉइंट सीधा जाके मैक्सिमम पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता है वहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है। मैक्सिमम लोड उठा लिया और वहीं पे वो टूट जाएगा। ये यील्ड हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं इसका थोड़ा सा। तो ये ग्राफ जो है इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं रहेंगे। डक्टाइल मटेरियल के आप लोगों ने पॉइंट्स सारे देखे हुए हैं। ओके, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है ग्राफ। इसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। ओके, दिस इज फॉर टुडे। सी एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें आपको दिख रहा है कि हैमरिंग हम लोग ग्लास के ऊपर करेंगे तो वो कांच में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कांच के। पर वहीं अगर आप लोग कोई स्टील के ऊपर करेंगे, मेटल के ऊपर करेंगे तो वो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सोचिए। ओके, सो दीज आर दी अवर नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।